सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 3 बरसों में मुल्की मईशत का सबसे नुमायां और कामयाब शोबा बनकर सामने आया है। 2023 से अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसके आगाज़ में KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 52,000 पॉइंट्स की सतह पर था, जबकि आज जून 2026 में ये 1,71,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बढ़ चुका है। अब इस अरसे में मार्केट ने 200% से ज़्यादा का इजाफा देखा। 2030 में इंडेक्स में 55% का इजाफा हुआ, 2024 में 84% ये बढ़ा, फिर 2025 में भी तकरीबन 52% इसने मुनाफा दिया। ये पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन बुल रन्स में से शुमार किया जा रहा है। अब मार्केट में इस तेज़ रफ्तार तरक्की के पीछे हुकूमत की टैक्स वसूलियों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स से गुज़िश्ता साल तकरीबन 72 अरब रुपए हासिल हुए, जबकि फिस्कल ईयर 2025-26 के इब्तदाई 6 माह में टैक्स कलेक्शन 85 अरब रुपए तक पहुंची। टैक्स कलेक्शन की इस ग्रोइंग सोर्स को देखते हुए हुकूमत ने अब आइंदा बजट में भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर 0.1% ट्रांजेक्शन टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर शुरू किया है। अब इस वक्त भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स पहले ही मुख्तलिफ टैक्सेस अदा करते हैं। अब इनमें कैपिटल गेन टैक्स भी है, इसके साथ साथ डिविडेंड टैक्स भी है, और फिर इसके साथ भी कई दूसरे टैक्सेस हैं। बोनस शेयर्स पर टैक्स के अलावा सुपर टैक्स है, ब्रोकरेज सर्विसेज पर सेल्स टैक्स शामिल हैं। इसलिए मार्केट के बाज़ हलकों का मौक़िफ़ है कि इन्वेस्टर्स पहले ही अच्छा खासा टैक्स बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रपोजल के मुताबिक शेयर्स खरीदने पर 0.1% और फरोख्त करने पर 0.1% टैक्स लिया जा सकता है। इस तरह एक मुकम्मल खरीदो फरोख्त के साइकिल पर ओवरऑल कॉस्ट में 0.2% इजाफा हो जाएगा। अब बाज़ाहिर ये परसेंटेज बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन इसका असर तमाम इन्वेस्टर्स पर यकसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मुतासिर डे ट्रेडर्स और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स होंगे, जो रोज़ाना या हफ्तावार बुनियादों पर मुतादिद ट्रेड्स करते हैं। अब इनके लिए ये टैक्स सालाना मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी कम कर सकता है। इस टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन से उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो सकती है, या वो मार्केट से कुछ वक्त के लिए बाहर भी निकल सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स हैं जो कई माह या साल तक शेयर्स अपने पास रखते हैं, उन पर इस टैक्स का शायद असर उस तरीके से ना हो। अब अगर कोई इन्वेस्टर साल में सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही लेन देन करता है तो 0.2% इजाफी कॉस्ट उसके ओवरऑल प्रॉफिट में बहुत ही मामूली कमी पैदा करेगी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसे टैक्सेस दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं। भारत में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और इंडोनेशिया में शेयर फरोख्त करने पर इसी नौयत का टैक्स नाफिज है। बैनुल-अक़वामी एक्सपेरिमेंट्स ये जाहिर करते हैं कि ऐसे इक़दामात से शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग वॉल्यूम 10% तक कम हो सकता है, जबकि इन्वेस्टर्स निस्बतन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इख्तियार करने लगते हैं। पाकिस्तान के लिहाज से अब हुकूमत के लिए ये प्रपोजल इजाफी रेवेन्यू का एक जरिया भी बन सकता है, लेकिन इसके साथ मार्केट की लिक्विडिटी और इन्वेस्टर्स के एतमाद को बरकरार रखना भी बहुत अहम होगा। अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुए, हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम भी हो सकता है। अब इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट से मुंसलिक लोग हैं, उनकी इस पर क्या सोच है, इस तजवीज़ पर, फिर खासतौर पर बजट पर, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पिछले 2-3 महीने से हम मार्केट को एक मुश्किल सूरत हाल में तो देख रहे हैं। अब ये बजट आ रहा है और उसमें भी एक तजवीज़ ये सामने आई थी कि ट्रेडिंग पर 0.1% लेन और देन पर ये टैक्स आयद कर दिया जाए। अगर ये हो जाता है तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी मार्केट को? देखिए, आई थिंक ये जो टैक्सेस होते हैं, ये हमने देखा कि इससे पहले भी जो है वो जनरली इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं इकट्ठा करके देते गवर्नमेंट को, बट इसके अंदर एटलीस्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसकी सोर्स क्या है। अच्छा, फिर ये जो है टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो सोर्स को फिर उसको हम रिव्यू करती हैं कि ये सोर्स प्रॉपर हो। ये एक्चुअली जो है इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपने जैसे क्रिप्टो के अंदर भी देखा कि वी आर हियरिंग कि उसकी भी ट्रांजैक्शंस पर टैक्सेस होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी सोर्स पता लगे और फिर इवेंचुअली उस पर कोई टैक्स स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं लेकर आई जाए। तो इतना इनकम तो नहीं हमें नजर आ रहा, बल्कि वॉल्यूम जाहिर है जिस तरह आपने कहा 10% इम्पैक्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि 10 से 15% तक वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट इवेंचुअली जो इन्वेस्टर का प्रोफाइल है वो इससे विजिबल होता है और फिर उस पर टैक्स स्ट्रेटेजी लगती है। तो आई थिंक ये जो स्टेप है, आई थिंक ये वॉल्यूम्स को भी इम्पैक्ट करेगा, और वो लोग जो कि यूजुअली अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों को कि वो सस्पिशियस रिव्यू के अंदर आए हैं और फिर उसको इवेंचुअली चेक किया जा सके। आई थिंक सिटीजन जो हैं पाकिस्तान के, उनको एक खुला हाथ थोड़ा सा देना चाहिए। इतना आप उनको स्ट्रिक्टली रिव्यू करेंगे उनकी सारी एक्टिविटीज़ को, तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होगा कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के लिए। तो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, इवेंचुअली हमने देखा है कि ये फिर स्टेप्स के जो है ये इनके जो है रिवर्ट बैक भी होते हैं। तो वी विल सी हाउ इट इम्पैक्ट्स द वॉल्यूम्स। बट ये जो स्ट्रेटजीज है ये कोई बेहतर नहीं है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके अंदर आप देखें कि भाई क्या कौन है सबसे बड़ी सोर्स क्या है और फिर इवेंचुअली आप उस पर एक्ट करें।
कि वो उसको आप टैक्स की उसके एम्बिट के अंदर किस तरह से वो फीजिबल होती हैं और फिर उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनती है। आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता और हम अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजीज टैक्स की इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं तो फिर ये एंटी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं। और नॉर्मली जो है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टर होता है वो दूसरी सेक्टर की तरफ चला जाता है। और ऐसा साहब, ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं हमारे ऑलरेडी जो मार्केट में कई कई सालों से मौजूद हैं, उन पर ये किस तरह असरअंदाज होगा? और फिर जो न्यू कमर्स हैं, हमने देखा अप्रैल में कोई 24-25 हज़ार नए अकाउंट्स खुले, बहुत स्पीड के साथ ये टोटल अकाउंट्स की तादाद 2 लाख से 5 लाख तक का जो सफ़र हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये नए इन्वेस्टर फिर इससे कितना डिसहार्ट हो सकते हैं? देखिए, नए इन्वेस्टर तो हमने उसको चेक किया कि यूजुअली ये यंग लॉट है, बट बात ये है कि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो यूजुअली देखता है कि अगर बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन हो रही है और फिर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है रेगुलेटर की तरफ से, तो वो फिर नॉर्मली जो है वो अपने आप को हैंडसाइड में लेके नहीं आता, अवॉइड करता है ऐसी मार्केट्स को जहाँ पर ओवर विजिलेंस जो है। हमने पहले ही देखा था कैपिटल मार्केट के अंदर 550 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो आज भी उतनी लिस्टेड हैं, 5 साल पहले भी इतनी थी, बल्कि डिलेज ज़्यादा हो रही हैं लिस्ट से ज़्यादा। तो यानी कि अब हमें वी हैव टू कम टू द पॉइंट कि जहाँ पर कंपनीज 402-3 हज़ार कंपनीज लिस्ट हों, वो कंपनीज 550 पर ही हैं और ज़माने से वो एक तो 550 पर ही हैं। तो आई थिंक कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हम ओवर विजिलेंस करें, ओवर रिपोर्टिंग करें, और फिर हमने जेम काउंटर इसलिए खोला था स्टॉक मार्केट के अंदर की कंपनीज को जो है इजीली वो लिस्ट हो सके, उनके वॉल्यूम्स बढ़ सके, बट वो भी नहीं बढ़ सके। तो हमें जितना ईजी और जितना अनरेगुलेटेड मार्केट को हम रखेंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में होगी। वरना फिर अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो के अंदर हमने देखा है 2 करोड़ इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तान कैपिटल मार्केट में 5 लाख इन्वेस्टर हैं, तो क्रिप्टो विंस बिकॉज उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है। और जाहिर है कि कैपिटल मार्केट जो पाकिस्तान की ओवर रेगुलेटेड हैं, ओवर टैक्सड हैं, तो आई थिंक कि वहाँ पे यूजुअली इन्वेस्टर प्रेफर करता है कि उन मार्केट्स की तरफ जाए जहाँ पर जो है ये पकड़ दकड़ ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा मतलब ये गवर्नमेंट के पास इसकी कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो इतना कम टैक्स जमा करके और ज़ाहिर है 4-5 लाख लोगों को इस तरह से डिस्टर्ब करना या उनको डिस्करेज करना, तो अमाउंट तो उतना इससे नहीं जमा होने वाला, तो यही थोड़ा सा अमाउंट क्या किसी और तरीके से जमा हो सकता है, उससे कॉन्फिडेंस भी शेकी ना हो हमारे इन्वेस्टर का, चाहे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो चाहे वो कोई न्यू कमर हो? लेकिन कोई भी स्मार्ट मूव होता है ना, और जो कि पूरी दुनिया का कोई मतलब वो कोई सिस्टम नहीं है और हम उसको उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान कैपिटल मार्केट को, तो जाहिर है वहाँ पे ग्रे हाउसेस के बिजनेसेस बढ़ते हैं और आई थिंक ऐसी इन्वेस्टमेंट उस तरफ चली जाती है कि जहाँ पर ऐसे पकड़ दकड़ नहीं है। तो यू आर राइट कि हम 5 लाख इन्वेस्टर के पीछे लगे हुए हैं कि उन्हीं को हम चेक भी करेंगे अब कि भाई उनकी सोर्स क्या है या वो कहाँ से रेवेन्यू आता है, या फॉर एग्जाम्पल उनके लिए चेक एंड बैलेंस अगर शुरू हो जाएगा तो जाहिर है कैपिटल मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, रियल स्टेट की तरफ चली जाएगी जहाँ पर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन वाइज जो है इतना पकड़ दकड़ नहीं है। तो आई थिंक ये इसका रिवर्ट बैक भी हो सकता है, इसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और अगर इसको ड्रॉप डाउन किया जाए तो ज़्यादा कैपिटल मार्केट के लिए अच्छा है। और जाहिर है कैपिटल मार्केट के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जाकर प्राइवेटाइज होने आगे, गवर्नमेंट ने फंडिंग भी लेनी है, चीपर कॉस्ट और फंडिंग है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो आई थिंक मार्केट फ्रेंडली बजट अगर लेकर आना है तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो अवॉइड करे मार्केट्स को जहाँ पर ओवर विजिलेंस। सही। और ये 2026 जो मार्केट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी एक रोलर कोस्टर टाइप रही है, कभी अपने ऑल टाइम हाई पर गई, फिर थोड़ा डिक्लाइन भी आया, ज़ाहिर है उसमें जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन भी बड़ी हद तक असरअंदाज उस पर रही है। पिछले 2-3 साल से सिर्फ मार्केट ऊपर ही जा रही थी, लेकिन ये 2026 थोड़ा सा पिछले 23, 24 और 25 के निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। अभी आगे बेहतरी की जानिब जाएंगे हालात मार्केट के, दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, या अभी ये 160s और 70s के अराउंड ही रहना है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमें जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नजर आ रहे हैं, इनिशियली मार्केट जो है 145,000 के लेवल पर आ गई थी, 195 को टच करते, तो आई थिंक 50,000 पॉइंट का करेक्शन था जिसमें अच्छी रिकवरी मार्केट ने तकरीबन 25,000 से 30,000 पॉइंट की ली है। तो अगर गोइंग फॉरवर्ड मार्केट को अपने प्रीवियसली प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ 260,000 टू 50,000 के थे, अगर उसकी तरफ लेकर जाना है तो हमें विजिलेंस को थोड़ा जो है उस थाम के रखना है और मार्केट को अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको फोकस करते हुए जो अच्छे रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं ऑयल सेक्टर में, ऑयल रिफाइनरीज में, आई थिंक उसको प्रमोट करना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर को प्रमोट करना चाहिए। तो ये बजट जो है स्पेशली एक सिल्वर लाइनिंग साबित हो सकता है अगर फॉरेन इन्वेस्टर को कुछ हम मराते दें, यानी कि इस कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को कुछ मराते दें, कुछ टैक्स ब्रेक्स दें। आई थिंक वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। एटलीस्ट अगर इस साल हम नहीं दें तो एटलीस्ट एक डायरेक्शन हम दे सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड विल बी वेरी convenient market for the foreign investor या मे बी ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे आकर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे एवेन्यूज जो हैं प्रोवाइड करना रीजनेबल भी है और वो उसमें कोई रिसोर्सेज भी नहीं यूज होती हैं, बट एक डायरेक्शन अगर नहीं मिलेगा, एक प्लानिंग के साथ हम बजट को नहीं
इन्फोर्स करेंगे तो जाहिर है फिर इसमें कैपिटल मार्केट दूसरी मार्केट की तरफ जाते हैं, दुनिया भर की मार्केट्स खुली है, वहां पर हम इन्वेस्टर को लूज आउट कर सकते हैं। और एज बॉय सीसीआई का जो सर्वे आज रिलीज़ हुआ है, पिछले 1.5-2 साल से वो मुस्तकिल एक पॉजिटिव एंड पर था, लेकिन आज उसमें पहली बार हमने नेगेटिव नंबर्स देखे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खासतौर पर ओवरसीज़ इन्वेस्टर का लूज़ किया है पाकिस्तान ने, तो ये भी एक वक्ती तौर पर ये नंबर नीचे आया है, ये बाद में हम रिकवर कर जाएंगे। थोड़ी सी हैरत या मायूसी हुई आपको उस सर्वे से? देखिए, आई थिंक कि हमारे जो द रेगुलेटर्स हैं हमारे, वो भी चीज़ों को समझते हैं। इन्वेस्टर्स को सारी दुनिया से पाकिस्तान की तरफ लेकर आना है। जो हदफ है टैक्स कलेक्शन का 15 ट्रिलियन से ऊपर का बड़ा हदफ है। अगर इसकी यूटिलाइजेशन अगर सही डायरेक्शन में हो जाती है तो गोइंग फॉरवर्ड हमें काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब, सीईओ आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजूद पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही दिन में अब अगले फिस्कल ईयर का बजट पेश होना है और इस बजट पर आईएमएफ के साथ बड़े तवील दौर चले, उनके साथ बड़ी गुफ्तगू शनीद हुई, मुज़ाकरात हुए, तजावीज़ शेयर हुई और उसके बाद फिर अब आईएमएफ ने पेशगोई की कि फिस्कल ईयर 2026-27 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 35.6 अरब डॉलर्स तक पहुँच सकती हैं। अब अगर ये टारगेट हासिल हो जाता है तो ये मुल्की तारीख की बुलंद तरीन एक्सपोर्ट सतह भी होगी। आईएमएफ की रवां फिस्कल ईयर के हवाले से एक्सपोर्ट की प्रेडिक्शन 31 अरब डॉलर्स के आसपास थी, जो तकरीबन दुरुस्त साबित हुई है और इस साल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 31 से 32 अरब डॉलर्स के दरमियान ही रही हैं। अब इस तरह अगले फिस्कल ईयर के लिए आईएमएफ के तखमीने अगर तो दुरुस्त साबित होते हैं तो इस साल एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 11.6% इजाफा हो सकता है। अब ये पेशरफ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए पॉजिटिव इशारा समझी जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 बरसों में टेक्सटाइल के साथ आईटी और दीगर सर्विसेज सेक्टर्स की एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी देखी गई है। अब इकनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बेहतरी के साथ आईएमएफ प्रोग्राम ने भी कारोबारी एतमाद को बेहतर बनाने में कुछ किरदार अदा किया है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में इजाफे के बावजूद कई बुनियादी मसाइल मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला है बिजली और गैस की बुलंद कीमतें जो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बिजली के टैरिफ खित्ते के मुकाबले में 33 से 58% ज़्यादा हैं, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मुल्की एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा जरिया है, अपनी मुकम्मल कैपेसिटी पर इसी वजह से काम नहीं कर पा रही है। अंदाज़ों के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर माहाना 2 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है, मगर एक्सपोर्ट्स तकरीबन 1.4 अरब डॉलर के करीब हैं। इलाकाई ममालिक से मुकाबला भी बहुत ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। अब भारत को यूरोपीय मंडियों में बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम लो प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रेड जो बढ़ रही है उसकी वजह से पाकिस्तान को टफ कंपटीशन दे रहे हैं। अब इसके बावजूद वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ने निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। अब रवां साल जो फिस्कल ईयर है, इसके पहले 6 माह में इनकी एक्सपोर्ट्स में 3% इजाफा हुआ है। आईएमएफ के मुताबिक अगर मौजूदा रिफॉर्म जारी रहीं तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2030 तक 46 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं, लेकिन ये हुकूमती टारगेट यानी 60 अरब डॉलर से तकरीबन 14 अरब डॉलर्स कम है। अब इस टारगेट को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस प्रोग्रेस को बढ़ाया कैसे जा सकता है, इस पर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस आने वाले बजट से हम क्या उम्मीद लगाएं? जो आईएमएफ प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगले साल हमारी एक्सपोर्ट्स 35-36 अरब डॉलर्स तक जा सकती हैं, वो भी ज़ाहिर है कोई बड़ा फिगर नहीं है जो हमने टारगेट्स अपने सेट किए हुए हैं। तो अब आने वाले फिस्कल ईयर में हमें क्या मुख्तलिफ करना होगा पिछले साल से? देखें, एक्चुअली तो हमें बहुत मुख्तलिफ करना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि कोई ऐसी हलचल नहीं है कि कोई पता लगे कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहे। देखें, बिजली का बहरान उसी तरह है। अब पेट्रोलियम प्राइसेस आपको पता है कि खासी ऊपर हो गई हैं पेट्रोलियम लेवी की वजह से, और उसका भी पूरा इम्पैक्ट इकॉनमी पे आता है। उसके साथ साथ आपका जो आईएमएफ प्रोग्राम के बाकी अहदाफ हैं उनमें भी टैक्सेशन जो है वो खासी हैवी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंटी एक्सपोर्ट्स भी हैं और एंटी इन्वेस्टमेंट भी हैं, क्योंकि अभी तक फोकस टैक्सों के ऊपर है। सो आई थिंक आईएमएफ ज़रा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। बहरहाल उसने कोई इतना बड़ा टारगेट तो नहीं दिया। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, और जो हुकूमती लोग क्लेम करते रहते हैं कभी 50 अरब डॉलर का, कभी 100 अरब डॉलर का, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का, तो उसके तो ये करीब तर नहीं है। सो आई थिंक ठीक है कि तो किसी वक्त एक्सपोर्ट्स में कोई बढ़ावा आ जाए, लेकिन अनसर्टनटी जो है वो बिल्कुल उसी तरह बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी खित्ते की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
पाकिस्तान में हैं, भारत से कंपेयर कर लें, चाइना से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें। सो आई थिंक ये एक किस्म का टिंकरिंग ही हो रही है, कोई इतना मेजर रिफॉर्म नहीं है जिसके नतीजे में आप सडनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे या आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप देखें तो कोई गवर्नमेंट का किसी किस्म का भी बिजली के निज़ाम को बेहतर करने का भी हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी तक बिजली में प्राइवेटाइजेशन का कोई नज़र नहीं आ रही उसका पहलू। फिर अगर आप देखें कि कंपेटिटिव पावर सेक्टर की तरफ व्हीलिंग का जो निज़ाम है वो तैयार पड़ा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और आई थिंक बिजनेस एज यूजुअल ज़्यादा लगती है बनिस्बत के कोई बहुत मेजर चेंजेस आए। इस खिते के हालात भी हमारे सामने हैं और ऑयल प्राइसेस, ऑयल शॉक और भी मिल सकता है। ईरान की जंग का कोई पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाएगी। सो अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है और लैक ऑफ रिफॉर्म भी है। सो इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं तो फिर अगर आप स्टेटस को भी मेंटेन कर लेंगे तो वो भी एक अचीवमेंट ही हो। सही। तो आप सलमान साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं या मौजूदा हालात को देखते हुए एनर्जी कॉस्ट में तो कोई बहुत कमी नहीं की जा सकती, शायद मुमकिन ही नहीं है, फिस्कल स्पेस भी गवर्नमेंट के पास ना हो। टैक्सेस के मामले में भी कोई ख़ास छूट नहीं दी जा सकती एक्सपोर्टर्स को या ओवरऑल इंडस्ट्री को, चूँकि वो फिर FBR का रेवेन्यू टारगेट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इस फिस्कल ईयर में हम ऑलरेडी कोई 800 साढ़े 800 अरब पीछे हैं, तो फिर ये मैनेज कैसे किया जाए पूरी इंडस्ट्री को या अपनी एक्सपोर्ट को? देखें, यही है कि ये ज़बानी जमा खर्ची होगा सारा, कोई एक्चुअल रियलिटी में तो ये है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं और आप डाउनसाइजिंग की तरफ जाते हैं और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करते हैं, 1-2 ट्रिलियन रुपीस अगर आप कम करने में कामयाब हो जाते हैं और ये कमी जो है वो टैक्सेस में रिफ्लेक्ट करती है फॉर एटलीस्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, और एक्सपोर्ट सेक्टर के बाकी जो दरीना प्रॉब्लम्स हैं जो उनको कंप्लाइंस करनी पड़ती है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स वगैरह नहीं मिलते वक्त पे, ड्रॉबैक्स का निज़ाम जो है वो खासा वर्किंग कैपिटल फंसा देता है, तो एट्सेट्रा बेशुमार इरिटेंट्स हैं जो कि रिमूव किए जा सकते हैं लेकिन अभी तक वो रिमूव नहीं हुए। सो आई थिंक कि बजट में जब आएगा तो बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस हद तक ये इरिटेंट्स को रिमूव करती है और वाकई एक इवन प्लेइंग फील्ड पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मिलती है कि वो अपने कम से कम इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के जो कंपटीशन है उसके साथ तो compete करने के काबिल हों। सो लेट्स सी क्या बनता है आगे चल के। और फिर सलमान साहब, अगर हम इंडस्ट्री को या अपने एक्सपोर्टर्स को ये रिलीफ नहीं दे पा रहे या उनको वो ग्राउंड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे कि वो हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो फिर एक कॉमन मैन के रिलीफ का क्या होगा? एक ज़ाहिर है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई है, नंबर्स हम देख रहे हैं, एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो चुकी हैं चीज़ें, और आने वाले 4-6 महीनों में भी कोई ऐसी ख़ास रिकवरी होती नज़र नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट्स जब डाउन रहेंगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो फिर एक आम आदमी की ग्रोथ कैसे मुमकिन हो सकेगी? देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ तो नज़र नहीं आ रहा कि कोई पॉलिसी है जो कि ग्रोथ की तरफ जा रही है। अभी भी स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं जिसमें टैक्स जो है वो नंबर 1 है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ख़ास फोकस नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन या कोई ऐसी रिफॉर्म्स जो कि रेगुलेटरी बर्डन को कम कर दे या कुछ इस तरह का काम हो जाए, तो वो तो नज़र नहीं आता। सो आई थिंक ऊपर से एक और जो क्वेश्चन मार्क बड़ा है पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रेमिटेंसेस का, मिडल ईस्ट में सेटलमेंट नहीं कोई होती या वहाँ पे जंग ख़त्म नहीं होती तो हमारे बहुत ज़्यादा वर्कर्स सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह में हो सकते हैं। हमने तकरीबन
उस पहलू के ऊपर कोई बात तो नहीं करता, क्योंकि खौफ आता है उसको स्पेकुलेट करने में। लेकिन वो एक क्वेश्चन मार्क तो बहरहाल है। सो आई थिंक कि अब जब तक आप हुकूमत की डाउनसाइजिंग थोड़ी बहुत नहीं करते, और जब तक आप अखराजात को कंट्रोल नहीं करते, और इंक्लूडिंग करंट एक्सपेंडिचर्स एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स दोनों की तरफ आप एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से और ये देखें कि इनका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका कोई फ़ायदा इकोनॉमी को है या नहीं है, या आवाम को कोई फ़ायदा है या नहीं है, और उसके मुताबिक वो फिर अखराजात किए जाएं। अगर फ़ायदा नहीं है तो वो अखराजात ना किए जाएं। सो उस किस्म की एक्सरसाइज जो है मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ने अभी तक की है। वो कैसर बंगाली साहब वाली कमेटी एक बनाई थी, लेकिन मेरा ख्याल है उससे जब कैसर साहब ने रिज़ाइन कर दिया था तो उसके बाद कोई उसके ऊपर फर्दर एक्शन पब्लिक तो नहीं हुआ, प्राइवेटली कोई उन्होंने काम किया हो तो किया हो। तो सलमान साहब, ये जो एक्सपेंडिचर्स को आप कर्टेल करने की बात कर रहे हैं, ये इसका प्रोसेस इसको इनिशिएट कैसे करे गवर्नमेंट, ये कहाँ से आगाज़ हो? वो कहते हैं कि पहले ही हमने काफ़ी डिवीजन्स को जम कर दिया, कई मिनिस्ट्रीज़ को हमने ख़त्म कर दिया, कई हज़ार वर्कर्स को हमने माइनस किया है, लेकिन ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड उसका इन नंबर्स पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आता है। जी, वो तो है कि आमीन कम अज़ कम टारगेटेड 1-2% GDP का तो आप कम करें ना एक्सपेंडिचर्स, तो फिर तो बात बनती है। और उसके लिए आपको बाकायदा ऑर्गेनाइज जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी इवेल्यूएशन, उनके प्रोग्राम्स की इवेल्यूएशन, और डिपार्टमेंट्स हैं, सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बजट से पैसे मिलते हैं और उनका क्या फ़ायदा है या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो आई डोंट थिंक कि किया गया है। और अगर वो सीरियसली किया जाए और एक परमानेंट अदारा हो जो ये सारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे और वो सामने रख दे कि जी ये महकमे जो हैं ये बंद अगर आप करेंगे तो इकॉनमी बेहतर होगी, तो उनको हमें बंद करना चाहिए। टफ डिसीजंस का तो यही मतलब है। बाकी तो टैक्स बढ़ाना तो टैक्स टफ डिसीजन नहीं है, वो तो बड़ी आसान डिसीजन है। आवाम के ऊपर जितना बोझ डालते जाओ तो आवाम चुप करके वो सहती जा रही है। तो हुकूमत को एफिशिएंट करना, हुकूमत को स्मार्ट करना, हुकूमत को डिजिटलाइज करना और डिलीवरी उसकी बेहतर करना, एजुकेशन की डिलीवरी बेहतर करना, हेल्थ की डिलीवरी बेहतर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर पूरी स्ट्रेटजी चाहिए और इसके ऊपर काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पिछले 11 माह की FBR की कारकर्दगी इस फिस्कल ईयर की आपके सामने रखेंगे कि कितना शॉर्टफॉल इस साल बाकी है और अब एक महीने में जो एक नामुमकिन सा टारगेट है FBR के सामने वो उसको कैसे पूरा करेगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी एक बार फिर इस साल टैक्स कलेक्शन के हवाले से खासी दबाव का शिकार रही है। फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 11 माह में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने टारगेट से 864 अरब रुपए पीछे रह गया है। जुलाई से मई तक FBR ने 11.2 खरब रुपए जमा किए हैं, जबकि रिवाइज टारगेट तकरीबन 12 खरब से भी ज़ायद का था। अब ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है जब हुकूमत अगले फिस्कल ईयर के लिए 15 खरब रुपए से भी ज़ायद टैक्स वसूलियों का टारगेट मुकर्रर करने की तैयारी कर रही है और ये तैयारी अब तकरीबन अपने आखिरी मराइल में पहुंच चुकी है। अब ज़ाहिर है ये स्टैटिस्टिक्स ये जाहिर करते हैं कि मौजूदा फिस्कल ईयर में टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ सिर्फ 10% रही है, जबकि इकॉनमी की नॉमिनल ग्रोथ रेट तकरीबन 14% है। अब इसका मतलब यह है कि टैक्स निज़ाम इकॉनमी की रफ्तार के साथ नहीं चल सक रहा है, जबकि इकॉनमी की रफ्तार भी बहुत सुस्त है। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सेल्स टैक्स का सामने आया है, जहाँ 457 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड हुआ है। इनकम टैक्स में तकरीबन 261 अरब रुपए की कमी रही है और कस्टम्स ड्यूटी में 116 अरब और फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 31 अरब रुपए की कमी सामने आई है। जून 2026 FBR के लिए एक फैसला कुन महीना बन चुका है। रिवाइज्ड ईयरली टारगेट हासिल करने के लिए एक नामुमकिन टास्क FBR के सामने और इदारे को सिर्फ एक माह में
तकरीबन 2.75 खरब रुपए इकट्ठा करने होंगे, जिसका मतलब ये है कि रोज़ाना 91.6 अरब रुपए की कलेक्शन चाहिए, जो अमली तौर पर एक इंतहाई मुश्किल टारगेट बल्कि करीब करीब नामुमकिन समझा जा रहा है। अब मई में FBR सिर्फ 966 अरब रुपए ही जमा कर सका है, जबकि माहाना टारगेट 1.15 खरब रुपए था। IMF प्रोग्राम को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये सूरत हाल मज़ीद अहम हो जाती है। पाकिस्तान पहले ही प्राइमरी सरप्लस बरकरार रखने और टैक्सेस बढ़ाने के वादे IMF से कर चुका है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को इजाफी 215 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दामात की भी यकीन दहानी कराई है। अब इसीलिए आइंदा बजट में नए टैक्स इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराए जाने का इम्कान भी बढ़ चुका है। अब ये क्या होने जा रहा है? इन इक़दामात में हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स को 8.5 और 13.25% से बढ़ाकर 18% करना शामिल है। इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के साथ होलसेल सेक्टर पर इनकम टैक्स की परसेंटेज में इजाफा भी ज़ेर गौर है। फिर इसके साथ ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पर मार्केट कीमत के मुताबिक सेल्स टैक्स वसूल करने और फिर तेल कंपनीज पर 20% विंडफॉल टैक्स लगाने के प्रपोजल भी ज़ेर गौर हैं। छोटे ताजिरों के लिए भी 200 मिलियन रुपए सालाना टर्नओवर तक 1% टैक्स की प्रपोजल मौजूद है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हुकूमत बुनियादी मसले यानी टैक्स नेट को बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स पेयर्स पर मजीद बोझ डालने की हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। अब हुकूमत टैक्स डेफिसिट को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे और फिर तरक्याती जो सारे मंसूबे हैं उनके अखराजात में कमी का सहारा ले रही है। इससे वक्ती तौर पर तो फाइनेंशियल टारगेट्स हासिल हो सकते हैं, लेकिन अगर FBR रवा साल 13 खरब रुपए की टैक्स कलेक्शन ही कर पाता है तो अगले साल 15 खरब रुपए से भी जायद का टारगेट हासिल करने के लिए 17 से 20% ग्रोथ दरकार होगी। ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा? चूँकि मौजूदा कारकर्दगी तो कुछ और ही बता रही है। टारगेट इंतहाई चैलेंजिंग दिखाई देता है। अब हुकूमत को सिर्फ टैक्स परसेंटेज बढ़ाने के बजाय टैक्स बेस में भी ज़ाहिर इजाफा करना होगा, लेकिन ये सब मुमकिन है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब साबिक सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये टैक्स का जो परसेंटेज है, जो रेशो है, वो तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर हमने पिछले कई सालों में बढ़ते देखा है। इस बार उम्मीद थी कि रिलीफ मिलेगा, अब बहाना मिल गया है कि जी ज़ाहिर है दुनिया के हालात ऐसे हैं। अब ये होने क्या जा रहा है? फिस्कल स्पेस मौजूद है रिलीफ का, और टैक्स नेट को बढ़ाने पर इस वक्त आपकी तवज्जो, लग रहा है आपको कि FBR की इस वक्त तवज्जो है? देखिए, जितनी बातें आपने की ना, इसमें जो एक जो शख्स है या एक सेगमेंट है ना, वो है अवाम, जो कि जिसको जो पहले दवा के लिए मजबूर था, उसको आपने उसकी ड्रिप निकाल ली, वो तड़पने लगा। अब आप चाह रहे हैं कि उसको जो ऑक्सीजन लगी वो भी निकाल लें। आम आदमी जो है ना वो तड़प कर मर जाए। ये बेसिकली हुकूमत की पॉलिसी है। बेसिकली IMF को आप कहते हैं मैं 300 अरब और करके दूंगा, आप अल्टीमेटली जाएंगे कहाँ? आप आवाम के पास। आप ट्रेडर्स पे टैक्स बढ़ाएंगे, पास ऑन होगा। आप इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ाएंगे, पास ऑन होगा। आम आदमी जो है ना, एंड कंज्यूमर जो है ना, वो परेशान होगा। तो ये मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। इसलिए कि देखें, जो टैक्स है ना, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो टैक्स एक्सचेकर में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है तो एक्सचेकर में टैक्स नहीं आएगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि आप जो हैं किस तरह की पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं, क्या प्लान करना चाह रहे हैं। आपने कमिटमेंट कर लिया कि आपको दोबारा जो IMF की ट्रांच मिलने वाली है वो ट्रांच मिल जाए, उसके बाद फिर आप देखेंगे। आप देखें ना, आपने अभी बताया 864 अरब रुपए का जो है शॉर्टफॉल है। अब 864 अरब का शॉर्टफॉल है, इसका मतलब आपने एक, और वो पहले भी रिवाइज हुआ था, पहले वो 1400 अरब था, उसके बाद वो 1300 कुछ अरब हुआ, तो उसके बाद भी वो अचीव नहीं हो सका। तो आप जो हैं वो जो टारगेट सेट करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता। और इसकी वजह से नुकसान ये नहीं होता कि आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते। इसकी वजह से ये होता है कि जो आपके साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि आप कमिटमेंट पे पूरा नहीं होते, तो आपकी क्रेडिबिलिटी का लॉस भी होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है। तो ये हुकूमत को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्यों इस तरह कर रही है। इस तरह टैक्स निज़ाम तो बेहतर होगा नहीं मेरे ख्याल में। इसलिए कि मैंने तो अपने तजुर्बे में ये देखा है कि हुकूमत तो डॉक्यूमेंटेशन पे काम करने को तैयार नहीं है। हुकूमत जो है टैक्स रेट कम करने को तैयार नहीं है। हुकूमत जो है वो चाहती है कि जो जहाँ पे टैक्स लगे हुए हैं उनको ट्विकिंग करें, कभी बढ़ा दें, कभी डबल कर दें, कभी कम बढ़ा दें, लेकिन वो कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा नहीं करना चाहते जो कि स्प्रेड बढ़े, जो कि पाई बढ़े, और टैक्स का निज़ाम में जो है ऑटोमेटिक एक आता है टैक्स एक्सचेकर में, वो आए। तो मेरे ख्याल में हम अभी बहुत दूर हैं वहाँ से,
और ये जो सूरत हाल है ये इसी तरह चलती नज़र आ रही है जिस तरह की खबरें आ रही हैं। अच्छा, अब ये अनवर साहब, ये जो टैक्स पास ऑन करने की एक आम कंज्यूमर पर आपने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्स टैक्स हो, वो काम कंज्यूमर पर फ़ौरन डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये जो इनकम टैक्स है ये तो ट्रेडर्स को या इंडस्ट्री को अपनी इनकम में से, अपनी जेब से देना है, ये भी पास ऑन कर दिया जाता है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाकर। तो ये इस पर भी कोई पॉलिसी या कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हर तरह का टैक्स तो पास हो रहा है और वो ख़रीदार ही, वो कंज्यूमर ही पे कर रहा है। देखिए ये जब आप कहीं भी टैक्स रेट बढ़ा देंगे ना तो ये इस तरह की चीज़ें होंगी। वो होता ये है कि आप जो हैं वो टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। अब लोगों की जो वायबिलिटी नहीं रहती बिजनेस की तो वो ये करते हैं इसको पास ऑन कर दो। अब अगर आप टैक्स रेट को कम करेंगे तो लोग उसको कंज्यूम भी करेंगे, उसको मतलब पे भी करेंगे। लेकिन होता ये है कि इतना रेट बढ़ जाता है कि लोगों की बिजनेस वायबिलिटी नहीं रह जाती। अब आप देखें ना, सेल टैक्स जो है वो 19% पे प्रपोज किया जा रहा है, 18% पे पहुंच चुका है। अब किसी बिजनेस के मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं है 18%, तो वहाँ पे हमेशा ये कहा जाता है कि हाई रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो जो है इट्स अ टेम्पटेशन टू द इवेजन। तो जितना रेट आप बढ़ाएंगे इनको ही समझ में नहीं आता, वो इवेजन की तरफ जाएगा, आप अनडॉक्यूमेंट होते जाएंगे, लोग जो हैं वो अपने सिस्टम से निकलते जाएंगे। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही और इसीलिए जो है आप देखें ना, आपको कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नज़र नहीं आ रहा टैक्स फाइलर में। आबादी बढ़ी जा रही है, पॉपुलेशन वाले परेशान है कि आबादी इतनी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन डेमोग्राफ जो टैक्स का है वो वहीं घूम रहा है जो कि बिल्कुल ही एक मिनिमम नंबर्स हैं। तो अब ये अनवर साहब, ये जो अगले साल के लिए कोई 2200-2300 अरब का मज़ीद टैक्स जमा करना होगा, ये कैसे मुमकिन होगा जब इस साल 13.5 पौने 14 अरब तक नहीं पहुंच पा रही है FBR, अभी भी 850 से ज़ायद अरब का शॉर्टफॉल मौजूद है। तो ये 15 खरब का जो टारगेट ये सेट करके और IMF को उन्होंने मना लिया या उन्होंने उनको हिदायत दे दी है करने की, तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये भी तो फिर ये मैंने आपने और बाकी सब नहीं देना होगा। आपने वीडियो गेम देखा ना, तो उस वीडियो गेम में आप शूट करते जाते हैं, तबाह करते जाते हैं। अब ये जो तरीका है ये बिजनेस को तबाह करते जाएंगे, जब आगे पहुंचेंगे ना तो वहाँ पे इनसे ऐसी गलती होगी नीचे गिर जाएंगे। तो होता ये है कि आप जो हैं इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि बिजनेसेस बंद होने शुरू हो जाते हैं, बिजनेस खत्म होने शुरू हो जाते हैं, लोग पैसिव इनकम की तरफ चले जाते हैं, लोग जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ नहीं रहते। तो ये जो सूरत हाल है ये अल्टीमेटली लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, आपके महंगाई बढ़ाती है और लोगों के लिए ज़िंदगी की जो उनकी ज़रूरियात है ना वो उन तक नहीं पहुंच पाती। तो हुकूमत जो है ये इस तरह के इक़दाम करेगी, ये इतना बड़ा टारगेट रखेगी तो ये नामुमकिन है कि ये अचीव कर सकें। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि जो जिस तरह की सूरत हाल है वो यही करेंगे कि ये हार्डशिप क्रिएट करेंगे, लोगों के साथ सख्तियाँ करेंगे, लोग जो है बिज़नेस छोड़ के जाएंगे, बिज़नेस ख़त्म होगा। और ये जो है इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के बिज़नेस बंद हो, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग बेरोज़गार हों, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग जो हैं वो सतह गुर्बत के नीचे, लकीर से नीचे आ जाएं। ये इनसे इनको कोई बॉदरेशन नहीं है। ये बॉदरेशन वहाँ होती है जहाँ पे आपकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, जहाँ पे आपको एक आम आदमी, वो आम आदमी जिसका जो ग्राउंड पे होता है उसकी दुख का ख्याल होता है, उसकी तकलीफ़ पता होती है, उसकी ज़िंदगी के मसाइल पता होते हैं, और आप जो हैं वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप मतलब इंटैक्ट रखते हैं। जबकि यहाँ पे उस तरह की चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमें तो ये कमिटमेंट करना है और IMF से ट्रांच लेनी है, और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए हम जितना तबाहियाँ मचा सकते हैं वो तबाही मचाएँ। उसमें इकनॉमिक एक्टिविटी भी आपकी ख़राब होती है, बिज़नेस एक्टिविटी भी ख़राब होती है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब होती हैं, और आप जो हैं इस तरह की सूरत हाल मुसलसल देख रहे हैं। कहीं भी किसी भी हुकूमत को जो है ना इस बात का इदराक ही नहीं हो रहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना नुकसान कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, साबिक सदर टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।